हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूके स्टडीज फील्ड जीके में। फ्रेंड्स, जीएस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो मैं चला रहा था उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज ये सितंबर 9 करवाने जा रहा हूँ, जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास रहने वाला है। दोस्तों, ये जो 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है ये 2018 के ग्रुप डी के क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर 8 पार्ट के वीडियो को हमारे आप नहीं देखे हैं ना, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप आठों पार्टों के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो ऑप्शन से देखते हैं, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। तो ऐसा तो होता नहीं है कि ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति हो। चलिए दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। कहीं न कहीं ये सही है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो किसके नियम के द्वारा? गुरुत्वाकर्षण के नियम के दौरान लगभग घूमती है। चलिए सी ऑप्शन को देखते हैं, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ये भी लगभग सही है ना? गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग ये हो पाता है। वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ये भी हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम से होता है। यानी तीनों जो ऑप्शन है बी सी डी, ये तीनों गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है ये फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा, यानी उसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? चलिए हम समझते हैं। अवतल दर्पण कहाँ है? तो अवतल दर्पण मैं बना लेता हूँ, ये है अवतल दर्पण। हम लोग जानते हैं कि ये बीच में एक ऐसे होता है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। तो ये है मुख्य अक्ष और यहाँ होता है फोकस, और यहाँ पे कहीं होता है वक्रता केंद्र सी। और बोल रहा है कि वक्रता केंद्र की, जब ये वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है, यानी पीछे रखा जाता है, बाहर यहाँ पे कहीं रखा हुआ है। चलिए मान लेते हैं ये भी जो है कोई वस्तु है, रखा हुआ है। हम जानते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ऐसे गुजार दिया जाए, तो जब ये दर्पण से, अवतल दर्पण से जब ये टकराता है तो फोकस से होके निकल जाता है। इतना हम सभी लोग जानते हैं, नियम होता है। तो ये जो है टकराने के बाद फोकस से होके निकल जाएगा। चलिए दूसरी किरण को अगर हम गुजारते हैं एफ से होके, तो ये भी एक नियम है, प्रकाश का एक नियम होता है कि एफ से जब गुजारेंगे, यानी फोकस से उसके गुजारेंगे, तो ये दर्पण पे टकराने के बाद ये पुनः मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है ना? हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं ये दोनों जो किरण है ये कहीं काट रही हैं। कहाँ काट रही है? यहाँ पे काट रहा है, सी और एफ के बीच में, यहाँ इस पॉइंट पे काट रहा है, ये पॉइंट पे। और यहाँ पे एक जो है इमेज बनेगा, जो ए बी ये था इसका उल्टा बन जाएगा, ए डैश बी डैश। तो कहाँ बना? सी और एफ के बीच में ये पॉइंट्स बना है। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? एफ और सी के बीच हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, माता रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो किसमें निर्मित होता है? अंडाशय या ओवरी में निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डोबे राइनर ने उत्प्रेरक के रूप में किस पर पहला अवलोकन किया? तो किस पे पहला अवलोकन किया था? सी ऑप्शन सही है, प्लेटिनम पे किया था। तो प्लेटिनम का हम लोग जान लें कि प्लेटिनम को इसका जो परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु क्रमांक 78 होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आया है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की खोज कौन किया था? बर्जीलियस ने किया था। कौन? बर्जीलियस ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अच्छा, शक्ति पी इक्वल टू क्या होता है? W/T होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लें कि ये यहाँ पे आया है त्वरण, एक्सीलरेशन हम जानते हैं। तो त्वरण जो है एक सदिश राशि है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हम सभी लोग जानते हैं कि 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। तो कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, 18 वर्ग या 18 समूह 7 आवर्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, उभयचर में डैश है। तो उभयचर में क्या होता है? चलिए ऑप्शन से हम देखते हैं, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, नहीं, बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 111 U। चलिए आगे देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? तो कौन सा है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं, Ca कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम या कॉपर। तो जो बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ये सही ऑप्शन है। अच्छा, एल्यूमिनियम यहाँ की बात आया है तो एल्यूमिनियम का पहले परमाणु क्रमांक देख लेते हैं, 13 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अच्छा, इसके अलावा जो है एल्यूमिनियम के अलावा Zn और Pb, ये दोनों जो है उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, 19वीं शताब्दी में किसने प्रकृति चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो कौन किया था? ऑप्शन नंबर ए सही है, चार्ल्स डार्विन ने किया था, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है, यह किस रंगीन पाउडर में बदल जाता है? तो किस में बदल जाता है? सफ़ेद में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर, सफ़ेद में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? किसमें? जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है, तो कौन सा है? ATP है, क्या? ATP, 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि कार्य जो होता है W वर्क F इंटू डी होता है, क्या होता है? W बराबर F इंटू डी होता है। F क्या है? फोर्स है और D डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन 1 मीटर, सही है, क्योंकि 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 होगा। तो ऐसे ऑप्शन में कौन से में है? हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 न्यूटन 1 मीटर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अच्छा, इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी कहते हैं, क्या? जूल। तो हम सभी लोग जानते हैं कार्य की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? क्या? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? तो ये 2 रसायन होते हैं, बी ऑप्शन में है AgCl और AgBr, यहाँ पे Br होगा, टाइपिंग में गलती हो गया है, AgBr मतलब सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कहते हैं हॉर्न सिल्वर, क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है या कम होता है? यहाँ पे निम्न होना चाहिए, बहुत ही निम्न या कम है, तो किसका है? गैलियम का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गैलियम Ga। अच्छा, इसका परमाणु क्रमांक देख लेते हैं, 31 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अच्छा, टंगस्टन का जो गलनांक होता है उच्च होता है। अच्छा, टंगस्टन को W से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 74 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा नियम एक चालक या कंडक्टर में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? तो क्या बताता है ये? कंडक्टर के संभावित अंतर और वर्तमान मतलब करंट यानी धारा के बीच को बताता है। ये बताता है ओम का नियम। कौन बताता है? ओम का नियम। हम जानते हैं क्या होता है, V =
IR होता है ना। जहाँ R रेजिस्टेंस है, I जो है वर्तमान जो लिखा हुआ है यानी करंट धारा, और V वोल्टेज है ना। अच्छा, प्रतिरोध का कभी कभी SI यूनिट पूछता है, क्या होता है? ओम होता है। क्या? ओम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइटोन को क्या कहा जाता है? साइटोन, है ना। साइटोन को क्या कहा जाता है? तो साइटोन को जो है हम कहते हैं पेरिकैरियर या कोशिका। पेरिकैरियर और कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? अभी मैं बता रहा था ओम का नियम, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है। तो क्या होता है? V विभवांतर और ये दिया है विद्युत धारा I के बीच संबंध पूछ रहा, तो क्या होगा? V इक्वल टू V अपान I इज इक्वल टू आर। यहाँ से I को हम V के नीचे ला देंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा। और देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, V अपान I एक नियतांक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? तो कौन करता है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया? ये डी ऑप्शन सही है, Al2O3। क्या? Al2O3 मतलब Al2O3 को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह जल के अविलेय क्षारक है। क्या? यह जल के अविलेय क्षारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन किस आवर्त में होता है? ब्रोमीन जिसको Br से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो Br से प्रदर्शित करते हो, कौन से आवर्त में है? तो ये चौथे आवर्त में है। किसमें? चौथे आवर्त में। अच्छा, ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक कितना है? 35 है। कितना है? 35। और ये एक द्रव अधातु है। क्या? द्रव अधातु है, धातु नहीं, अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवकाशोतक या एरोलॉर टिश्यूज। एरोलॉर टिश्यूज किसके बीच एक ऊतक या फिलर टिश्यूज का काम करता है? फिलर टिश्यू का काम करता है। तो किसके अवकाशोतक किसके बीच एक ऊतक या फिलर टिश्यू का काम करता है ना। तो ये सी ऑप्शन सही है, त्वचा और मांसपेशियों के साथ काम करता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए किस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपघटन के द्वारा ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो पुरुष में 2 अंडकोश होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बीज के 3 भाग हैं? सॉरी, ये होना चाहिए बीज के, ये बीज नहीं, बीज के 3 भाग हैं। तो बीज के 3 भाग कौन कौन है? बीज, सीड्स। बीज के 3 भाग होते हैं, यहाँ गलत लिखा हुआ है। बीज के 3 भाग हैं, वो कौन कौन है? तो ये 3 होते हैं, बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर होते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या है? अच्छा, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन। चलिए अगला देखते हैं कि इनका जो है अनुपात पूछा है Ca/O का। तो Ca यानी कैल्शियम। कैल्शियम का हम जो जानते हैं कि परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। और ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक। इसको जरा मैं काट लूँ, 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 5 जा, है ना, 5/2 आ रहा है, यानी 5:2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शर्करा। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस धातु को हथेली पर रखने पर वह धातु पिघल जाती है? तो ऐसा कौन सा धातु है जिसको हथेली पे रखने पे पिघल जाती है? तो सी है। कौन है? सी यानी गैलियम। गैलियम का अभी मैं बता रहा था कि परमाणु क्रमांक कितना है? 31 है। अच्छा, यह ऐसा अधिक धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है गैलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 31 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निष्क्रिय गैसें किस समूह में होती हैं? तो निष्क्रिय जो गैसें हैं ये किस समूह में होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 8A में। अच्छा, इस निष्क्रिय गैस का कई नाम है, मैं बताना चाहूँगा। इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, नोबेल गैस, दुर्लभ गैस, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस तो बता ही दिया, शून्य गैस और 18वां वर्ग भी कहते हैं। या इतना सारा इसका नाम है और ये क्या है? 8A में है ना। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।